डियर स्टूडेंट्स, आज हम मसल फिजियोलॉजी के प्रोसेस को करेंगे जिसमें ये दिखाएंगे कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन किस प्रकार होता है। नाउ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि मसल्स एक ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जो हमारी बॉडी को एक्टिविटी देती हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन के फलस्वरूप अपनी एक्टिविटी देती हैं। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन पूरा प्रोसेस 2 या 3 हेड्स के द्वारा गवर्नड होता है, जिसके अंदर एक हेड को हम कहते हैं या एक हेडिंग को हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी और दूसरी हेडिंग को हम कहते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। एक्चुअली ये दोनों प्रकार के जो प्रोसेसेस हैं, ये दोनों ही ज़रूरी हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को करने के लिए। नाउ सबसे पहले बात करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी की। ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी है, इसको हक्सले ने और निएंडरगर्क ने और जे हैंसन ने प्रपाउंड किया था 1958 में। और इनके हिसाब से मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम मसल फाइबर्स में प्रेजेंट प्राइमरी और सेकेंडरी फिलामेंट्स एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं, जिससे वॉलंटरी मसल्स की लंबाई में चेंज आता है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कैसे एक्टिन और मायोसिन है और किस प्रकार वो आपस में मिल करके क्रॉस ब्रिज बनाएंगे। ऐसा देखा गया है कि कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग इन दोनों प्रोसेस के टाइम ए बैंड की लंबाई में कोई भी चेंज नहीं होता, लेकिन आई बैंड की लंबाई ए बैंड की लंबाई के साथ बदलती रहती है। और हम जानते हैं कि ए बैंड की लंबाई थिक फिलामेंट्स की लंबाई के बराबर होती है। इसी तरह एच जोन की लंबाई भी आई बैंड की लंबाई के साथ बढ़ती और घटती है, और इसी कारण एक एच जोन के एंड से दूसरे एच जोन के स्टार्ट तक की जो दूरी है वो लगभग समान बनी रहती है। ये डिस्टेंस सेकेंडरी या फिर एक्टिन फिलामेंट्स की लंबाई के बराबर होती है, जिससे ये पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम इन फिलामेंट्स, एक्टिन या फिर पतली फिलामेंट्स की लंबाई भी समान बनी रहती है। इन ऑब्जर्वेशन से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब मसल की लंबाई में चेंज आता है तो फिलामेंट्स की लंबाई में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन इन फिलामेंट्स के दोनों तरफ, मतलब दोनों सेट्स एक दूसरे के अंदर स्लाइड कर जाते हैं। स्लाइड करने की वजह से जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसमें चेंज आ जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन का कारण बन जाती है। इस प्रोसेस में पतली फिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्शन के टाइम ए बैंड में दूर तक मूव करते हैं या गमन करते हैं, और ये स्ट्रेचिंग के टाइम इस बैंड में दूर तक बाहर आते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम ये जो क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हक्सले ने ये बताया था कि मायोसिन मॉलिक्यूल्स के हेड पे, अगर आपको याद होएगा, हमने जब स्ट्रक्चर किया था मायोसिन मॉलिक्यूल्स का, तो उसमें हेड था और टेल लाइक प्रोसेस था। इसके हेड पर एंजाइम और एक्टिन बॉन्डिंग प्रोसेस के लिए प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, और ये क्रॉस ब्रिजेस को एक्टिन से जोड़ने का काम करते हैं। मायोसिन मॉलिक्यूल्स का ये जो गुण है या ये प्रॉपर्टी, इनको स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी को साकार कराने में मदद देता है। स्लाइडिंग सिस्टम के हिसाब से एक्टिन और मायोसिन मॉलिक्यूल्स के बीच एक फोर्स डेवलप होता है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, ये है पूरा डायग्राम जो बता रहा है किस प्रकार ये टेल है और वो हेड है, और मायोसिन मॉलिक्यूल्स के हेड में एक्टिविटी के लिए एजेस दिए गए हैं। इस डायग्राम में किस प्रकार क्रॉस ब्रिज बनेगा वो एक्सप्लेन किया गया है। ये प्रोसेस जो अभी आपके इसमें फ्लैश कर रहा है, ये प्रोसेस हम बाद में समझाएंगे, क्योंकि ये एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग का एक पार्ट है। स्लाइडिंग फिलामेंट सिस्टम में एक्टिन और मायोसिन मॉलिक्यूल्स के बीच एक रिलेटिव फोर्स डेवलप होता है।
ये फोर्स इसको एक डायरेक्शन इस्टेब्लिश कराने में मदद करता है। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम ये थिन बैंड्स जो हैं ए बैंड में एक दूसरे की ओर मूव करते हैं, जिससे ए बैंड के आधे पार्ट में क्रॉस ब्रिजेस एक डायरेक्शन में और दूसरी ओर दूसरे डायरेक्शन में ओरिएंट करते हैं। इस तरह एक्टिन और मायोसिन की एक्टिविटी के टाइम एक फोर्स डेवलप होता है जो एक्टिन और मायोसिन मॉलिक्यूल्स के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये फोर्स उस पर्टिकुलर पार्ट में एक ऐसा अट्रैक्शन लगाता है या रिपल्शन लगाता है जिससे कि दोनों स्ट्रेच्ड रहते हैं। तो स्ट्रेचिंग, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सारी इस थियरी को साकार कराते हैं इसी फोर्स के थ्रू। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम सार्कोमियर की लंबाई लगभग 20% चेंज होती है और ए बैंड के आधे पार्ट में पतले फिलामेंट 1 माइक्रोन से लगभग 1/4 हिस्से तक मूव करते हैं। इससे ये पता चलता है कि इस पूरी एक्टिविटी में क्रॉस ब्रिजेस एक्टिन फिलामेंट से एक ही स्थान पे लगे नहीं रहते हैं। अगर एक ही स्थान पे लगे रहते तो ये मूव नहीं कर पाते। ये ब्रिजेस कुछ टाइम बाद इस एक पॉइंट से फ्री होकर दूसरे पॉइंट में अटैच हो जाते हैं। क्रॉस ब्रिजेस की पोजीशन चेंज होती रहती है और पोजीशन के चेंज होते रहने के वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। जहाँ जहाँ एक्टिन और क्रॉस ब्रिजेस आपस में एक्टिविटी करते हैं वहाँ पे एक एटीपी का मॉलिक्यूल टूटता है, क्योंकि वहाँ पे फोर्स की ज़रूरत रहती है, फोर्स के लिए एनर्जी की ज़रूरत रहती है और एनर्जी इसी एटीपी मॉलिक्यूल से मिलता है। जैसे ही एटीपी का मॉलिक्यूल टूटता है एक एनर्जी मिलती है जो स्लाइडिंग फोर्स जनरेट करने के काम आती है। तो ये तो था किस प्रकार स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी अप्लाई करती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के टाइम, जिससे कि मसल एक्टिविटी हो जाए। इस मसल एक्टिविटी को होने के लिए एक और प्रोसेस की ज़रूरत रहती है कि ये जो एटीपी की एक्टिविटी है या ये एटीपी जब स्लाइडिंग फिलामेंट सिस्टम को गवर्न करवा रही है उस दौरान एक और मान्यता है जो इस प्रोसेस को समझा सकती है। इस मान्यता के हिसाब से अगर आप रिकलेक्ट करते हैं तो मसल के जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब मसल के अंदर पाई जाने वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयंस पाए जाते हैं। ये जो कैल्शियम आयंस हैं जैसे ही मसल एक्टिवेट होती है तब मसल में डीपोलराइजेशन होता है। इस डीपोलराइजेशन की वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस का निष्कासन होता है या रिलीज होते हैं। ये आयंस क्रॉस ब्रिजेस से एक्टिन और मायोसिन को आपस में बांधने का काम करते हैं या दे एक्ट एज द बॉन्डिंग बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन मॉलिक्यूल्स। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कैल्शियम आयंस बाहर निकलता है वो एक्टिन मॉलिक्यूल को मायोसिन मॉलिक्यूल के साथ बांधने का काम करता है और इस तरह से क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होती है। जैसे ही ये प्रोसेस पूरा हो जाता है कैल्शियम आयंस वापस से इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं या निकल आते हैं, क्योंकि एटीपी में अब ऊर्जा नहीं बची, वो एडीपी और फॉस्फेट में चेंज हो गया। जैसे ही ऊर्जा नहीं बचती कैल्शियम आयन निकल आता है और वापस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चले जाता है और मसल रिलैक्स कर जाती है। इस प्रकार कॉन्ट्रैक्शन का एक पार्ट पूरा होता है। So this part of contraction is based on the release of calcium ions from the sarcoplasmic reticulum and it is absorbed back, making the process of relaxation possible. यही मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस एक और घटना की वजह से पॉसिबल होता है जिसको हम एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग कहते हैं। ये जो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग है ये एक्चुअली एक कनेक्शन है जो इलेक्ट्रिकल एक्शन पोटेंशियल और मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन के बीच में
होती है। जो की पॉइंट्स हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग के, वो ये हैं कि एक मोटर न्यूरॉन कनेक्ट करता है मसल के साथ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। इस जंक्शन के टर्मिनल पे एक सिनैप्टिक क्लेफ्ट बनता है जिसमें एक मोटर एंड प्लेट होती है। न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन जो होता है वो डिफ्यूज़ करता है सिनैप्टिक क्लेफ्ट से, जिससे कि डीपोलराइजेशन की एक या वी ध्रुवीकरण आप कहते हैं उसकी एक लहर जनरेट करती है सार्कोलीमा में। ये डीपोलराइजेशन स्टिमुलेट करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिससे कि कैल्शियम आयंस बाहर निकल के आते हैं और मसल को कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। ये कुछ की टर्म्स हैं, जैसे मोटर एंड प्लेट जो आप जानते हैं, ये मोटर मसल के जंक्शन के ऊपर बनती है। सार्कोलीमा जो मेम्ब्रेन होती है मसल फाइबर को सराउंड करती है, मसल फाइबर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज ये एक एंजाइम होती है जो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करके कोलिन और एसिटिक एसिड में बदलती है, जिससे कि ये प्रोसेस हो पाता है। और साथ ही साथ ये एक कम्युनिकेशन प्रोसेस के द्वारा होता है जो नर्व्स और मसल्स के बीच में होती है। ये जो कम्युनिकेशन है बिटवीन नर्व्स एंड मसल, ये एक न्यूरल सिग्नल की तरह होता है जो इलेक्ट्रिकल ट्रिगर की तरह काम करता है और कैल्शियम को रिलीज़ कराता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मसल साइटोप्लाज्म के अंदर। हर स्केलेटल मसल फाइबर एक मोटर न्यूरॉन से कंट्रोल रहती है जो सिग्नल लेती है ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से मसल के लिए, और फिर जाके कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जिसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ये पूरा एक वेव की या तरंग की तरह ट्रैवल करता है न्यूरॉन के एक्सॉन से, जो आगे जाके ब्रांच कर जाती है और दूसरी मसल से कनेक्ट करती है। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो एरिया है जहाँ से इस तरह के सिग्नल्स एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन को पास होते हैं। न्यूरॉन एक्सॉन के जो एंड में एक सिनैप्टिक टर्मिनल होता है जो एक्चुअली मोटर एंड प्लेट के साथ कनेक्ट नहीं करता। इसके बीच में एक छोटी सी स्पेस होती है जिसको सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, और ये सिनैप्टिक क्लेफ्ट सिनैप्टिक टर्मिनल को मोटर एंड प्लेट से सेपरेट करता है। क्योंकि न्यूरॉन्स एक्सॉन की न्यूरॉन्स सीधे कनेक्ट नहीं करती मोटर एंड प्लेट पे, तो ये जो कनेक्शन है या कम्युनिकेशन है नर्व्स और मसल्स के बीच में, ये न्यूरोट्रांसमीटर के वजह से स्थापित किया जाता है। न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है सिनैप्टिक टर्मिनल से सिनैप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, जहाँ से ये एसिटाइलकोलिन नाम का सब्सटेंस डिफ्यूज़ करता है सिनैप्टिक क्लेफ्ट में और बाइंड कर लेता है मोटर एंड प्लेट तक। ये मोटर एंड प्लेट जंक्शनल फोल्ड बनाती है और इस फोल्ड के अंदर सार्कोलीमा एक लार्ज सरफेस एरिया के रूप में प्रेजेंट रहती है, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। ये रिसेप्टर्स सोडियम चैनल के होते हैं जो अलाउ करते हैं, अब पैसेज ओपन कर लेते हैं और अलाउ करते हैं सोडियम को सेल के अंदर मूव करने में, जैसे ही वो न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा सिग्नल रिसीव करते हैं। जैसे ही इस प्रकार का कोई भी सिग्नल एक्सॉन के टर्मिनल पे आता है, तब डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। एसिटाइलकोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होती है, वो रिलीज़ की जाती है मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा और फिर वो बाइंड कर लेती है मोटर एंड प्लेट में रिसेप्टर्स के साथ। न्यूरोट्रांसमीटर जो अब इस प्रकार रिलीज़ होती है, उसके द्वारा एक एक्शन पोटेंशियल मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन में क्रिएट होता है और वो पूरा एक्सॉन तक ट्रैवल होता है सिनैप्टिक टर्मिनल मेम्ब्रेन द्वारा, और कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है। ये जो कैल्शियम आयंस हैं, ये सिनैप्टिक वेसिकल को मूव करने में और प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करने में मदद करते हैं और साथ ही न्यूरोट्रांसमीटर को सिनैप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ करने में भी मदद करते हैं। एक बार सिनैप्टिक टर्मिनल में एसिटाइलकोलिन अगर डिफ्यूज़ हो गया, तब वो सिनैप्टिक क्लेफ्ट के वजह से मोटर एंड प्लेट तक पहुंचता है
और एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर लेता है। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है, ये चैनल्स खुल जाते हैं और सोडियम आयंस ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मसल फाइबर में चले जाते हैं। इसकी वजह से वोल्टेज डिफरेंस जो बाहर और अंदर की तरफ होता है वो रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि आयंस डिस्टर्ब हो जाते हैं तो एक डीपोलराइजेशन क्रिएट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है, एसिटाइल कोलिन बाइंड करती है मोटर प्लेट के साथ, मोटर एंड प्लेट के साथ, और ये डीपोलराइजेशन पूरी मेम्ब्रेन में ट्रैवल करता है और सार्कोलीमा में नीचे की तरफ स्प्रेड होने लगता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल को स्प्रेड करने के लिए टी सिस्टम का एक एफिशिएंट सिस्टम बना हुआ है जो सिस्टर्ना और टिब्यूल्स का बना रहता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब कैल्शियम आयंस रिलीज करती है और ये कैल्शियम आयंस के रिलीज होते ही ट्रोपोनिन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि एक्टिन मायोसिन के साथ बाइंड हो जाता है। और जैसे ही एक्टिन मायोसिन के साथ बाइंड हो जाता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन पड़ जाता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। एसिटाइल कोलिन इस बीच में ब्रेक डाउन हो जाता है एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस के थ्रू एसिटाइल और कोलिन नाम के डिफरेंट कंपाउंड्स में। ये जो पूरा प्रोसेस है सिनेप्टिव क्लेफ्ट में होता है और यही इसको पूरी एनर्जी देता है, जिससे ये पूरा एक्शन पोटेंशियल नीचे की तरफ ट्रैवल हो जाए। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस एक मैकेनिकल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक लिंक है या ट्रांसडक्शन प्रोसेस है एक्शन पोटेंशियल और मसल कॉन्ट्रैक्शन के बीच में। ये पूरा प्रोसेस आपको इन डायग्राम में देखने को मिल रहा है। हैव अ क्लोज वॉच कैसे एक्शन पोटेंशियल नीचे ट्रैवल कर रहा है, कैसे एसिटाइल कोलिन इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में टूट जा रही है और बाइंड कर रही है मोटर रिसेप्टर्स के साथ। मोटर एंड प्लेट के तरफ ये सारा प्रोसेस हो रहा है और इस प्रकार पूरे घटनाक्रम को एनर्जी मिलती है। सो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वर्क्स आउट। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर हम देखते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो प्रोटीन हैं उनको हम एक्टिन मायोसिन कहते हैं। साथ में सोडियम आयंस की प्रेजेंस और कैल्शियम आयंस बहुत ज़रूरी है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जैसे ही कोई वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है मेम्ब्रेन के स्टार्ट में, वैसे ही उस एक्शन पोटेंशियल डेवलप होने की वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन बाहर निकल जाते हैं। ये कैल्शियम आयंस बाहर निकलते ही एक्टिन और मायोसिन के बीच में ब्रिज बना लेते हैं, जिससे कि एक्टिन मायोसिन आपस में बाइंड कर लेती हैं और ये ब्रिज एक्टिन मायोसिन मॉलिक्यूल्स को स्लाइडिंग फिलामेंट की थ्योरी के हिसाब से एक पैरेलल एक्शन दिखाते हुए स्लाइड कर देते हैं। क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन इसीलिए हो पाती है क्योंकि एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है मसल फाइबर के सीधे ऊपर, ये कन्वे किया जाता है नीचे, जिससे कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को मैकेनिकल एक्शन में बदलने का मौका मिलता है। पूरा प्रोसेस एसिटाइल कोलिन की वजह से आगे जाके पॉसिबल हो पाता है और इस प्रकार स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग आपस में मिल करके कैल्शियम आयंस के रिलीज के साथ क्रॉस ब्रिजेस बनने की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रक्रिया को पूर्ण कराता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो जाता है एनर्जी नहीं बचती क्योंकि एटीपी खर्च हो गया होता है और कैल्शियम आयंस वापस बाहर निकल जाते हैं, वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं और मसल वापस से रिलैक्स हो जाती है। ये प्रोसेस बार बार होता है। तो इस प्रकार बार बार एनर्जी के यूज़ कैल्शियम आयंस के निकलने की वजह से, एक्शन पोटेंशियल के डेवलप होने की वजह से, ये स्लाइडिंग होने की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है and it goes on and on and this is how muscle contraction process takes place. Thank you.